नमस्कार साथियों, मैं कल्पना शुक्ला स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बेहतर अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। ये सेशन आपका जो आज का है वो है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित, और उसमें भी हम करेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। क्योंकि विस्तार पूर्वक मैं प्राचीन भारत का इतिहास आपको पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे, उसके लिए मैं आपको प्रश्न भी करा रही हूँ। तो आज कुछ प्रश्न हैं महत्वपूर्ण जो कि संबंधित हैं गुप्त साम्राज्य से। तो चर्चा करेंगे आज इन प्रश्नों पर। नेरी स्टडी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही से सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या कहता है? तो पहला प्रश्न संबंधित है कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? तो यदि हम देखें श्रीगुप्त के समय से, तो ये प्रारंभ हुआ था 275 ईस्वी से, और जो कि चला था, अगर हम गुप्त साम्राज्य के कमजोर शासकों को भी शामिल कर ले तो लगभग 550 ईस्वी तक ये चला था। परंतु यदि हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की, जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो वो था शासनकाल 319 ईस्वी से। तो इसका सबसे सही समयकाल माना जाता है 319 से 500 ईस्वी तक। यही गुप्त वंश की अवधि मानी जाती है, क्योंकि एक स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य की स्थापना 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? वो कौन सा शासक था जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो वो शासक था प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो कि वाकाटक वंश का शासक था, इसने 4 अश्वमेध यज्ञों का अपने यहाँ संपादन किया था, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे और कई शासकों के द्वारा पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए शासक कौन से थे? त्रिपक्षीय संघर्ष को मैंने विस्तार पूर्वक पढ़ाया है। आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो विस्तार पूर्वक तथ्यों को वहां से जरूर कवर करें, क्योंकि एक एक पॉइंट को आप जब कवर करेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा। तो वहां से आप उन सभी वीडियोस को कवर कर सकते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे हुए शासक कौन से थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित थे? क्या वो चोल थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे या गुर्जर थे? गुर्जर जिन्हें प्रतिहार भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2, 3 और 4। प्रश्न संख्या ये जो प्रश्न संख्या है हमारी 3, इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि इसमें शामिल थे पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार या गुर्जर। ये तीनों ही त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे और अंततः गुर्जर या प्रतिहारों की विजय हुई थी, ऐसा कहा जाता है। और झगड़े का कारण क्या था? कन्नौज जो कि शक्ति का केंद्र था, वही इनके बीच विवाद का कारण बना रहता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महोदया किसका प्राचीन नाम है? महोदया किसका प्राचीन नाम है? इसको महोदया या महोदया श्री भी कहा जाता है, और ये कन्नौज का प्राचीन नाम है। कन्नौज का प्राचीन नाम, जो कि जब त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था उस समय हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र ही बन चुका था, तो हर व्यक्ति, हर शासक उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था और उस पर शासन करना चाहता था, और इसी को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष भी जारी रहा। तो कन्नौज जिसका प्राचीन नाम महोदया या महोदया श्री था। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 5, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की शक्तियों से प्रभावित होकर इसे भारत का नेपोलियन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गुप्त शासक जिसे परम भागवत की उपाधि दी गई थी वो कौन था? पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी तो वो कौन था? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जिसने
चंद्रगुप्त द्वितीय ही था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, और ये विष्णु का, भगवान विष्णु का कहते हैं कि ये मानने वाला था, उनको मानता था, और इस तरह के साक्ष्य इसके बारे में हमें जानने को मिलते हैं। इसके साथ साथ मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णु पद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। ऐसे भी साक्ष्य इसके बारे में इतिहासकारों के माध्यम से हमें पता चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है या संबंधित है? इलाहाबाद का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, और इसमें हरिशेड ने एक प्रयाग प्रशस्ति अंकित कराई गई है, हरिशेड द्वारा रचित, जो कि संस्कृत भाषा में है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा की गई है, तो ये प्रशंसा से परिपूर्ण प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित है। और ये अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, परंतु अकबर ने इसे इलाहाबाद में स्थापित किया। ये भी चीज़ याद रखिएगा कि ये पहले कौशाम्बी में स्थित था, कौशाम्बी में। बाद में इसको अकबर ने कहाँ स्थापित कराया? इलाहाबाद में स्थापित कराया था। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? जो दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसके प्रांगण में एक लौह स्तंभ है। पूछ रहे हैं कि ये किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र की स्मृति में है। ये चंद्र एक शासक हुए जिनकी स्मृति में है, और कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही थे। अब इस बात की सत्यता पर प्रमाण अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही मानते हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, कौन सा राजवंश हूण आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूण आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वो था गुप्त राजवंश। गुप्त राजवंश, उसमें जब स्कंदगुप्त का शासनकाल चल रहा था, उस समय हूणों ने आक्रमण किया था, परंतु स्कंदगुप्त एक शक्तिशाली शासक था और उसने हूणों को बुरी तरह से परास्त किया था, और उसके बाद हूण वापस चले गए। पर स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद एक बार फिर से हूणों ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 कहता है कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। अब पूछ रहे हैं कि किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था, और हूणों को पराजित करने वाला या हूणों को नष्ट करने वाला कौन है? स्कंदगुप्त है। इसी ने हूणों को बुरी तरह से परास्त किया था। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? क्या ये हूणों के आक्रमण से इनका पतन हो गया, या प्रशासन का सामंतीय ढांचा इनके पतन का कारण बना, या उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकारना, या अरब आक्रमण? इनमें से कौन सा वो कारण नहीं था जो इनके पतन का कारण था? तो अगर हम देखें अरब आक्रमण, तो ये तो बहुत बाद में हुए। अरबों का आक्रमण भारत में बहुत बाद में हुआ, तो ये इसके लिए उत्तरदायी कारण नहीं बनता है। बाकी हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद फिर से हुआ। शासक कमज़ोर थे और गुप्त साम्राज्य का पतन का एक कारण बना। उसके साथ साथ सामंतीय ढांचा कि सामंतों की शक्ति बढ़ती चली गई, और एक दिन ऐसा हुआ कि सामंतों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकारना। बौद्ध धर्म स्वीकारना मतलब फिर शस्त्र नहीं उठाते थे, धम्म का पालन करते थे। ऐसी परिस्थिति में युद्ध ना के बराबर हो गए और लोगों ने सत्ता इनकी आधिपत्य में अपने ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 12, शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता किन्हें कहा जाता है? तो अगर हम बात करें शक विजेता की, तो ये कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। जब इन्होंने शकों का उन्मूलन किया था, शकों को मतलब पूर्णतः नष्ट कर दिया था, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो जब शकों का पूर्णतः उन्मूलन किया तो इन्होंने उपाधि धारण की थी शकारी की। ये सारे तथ्य मैंने विस्तार पूर्वक आपको पहले पढ़ाए हुए हैं, तो आप ज़रूर वीडियो पढ़ा करिए। तो शकारी की इन्होंने उपाधि धारण की थी, और इन्हें शक विजेता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 13,
रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार रजत सिक्कों को जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? मतलब वो बंदरगाह कौन सा था जहां से उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था? तो ये बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति जो बंगाल में पड़ता था। कहाँ पर पड़ता था? बंगाल में। बंगाल में पड़ता था और इसी से उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था। और ये व्यापार कहाँ कहाँ तक होता था? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा जैसे देशों तक ये व्यापार होता था। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि गुप्त काल में गुजरात, दक्कन एवं तमिल राष्ट्रों में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? जो गुजरात, बंगाल और दक्कन, तमिल राष्ट्र में जो केंद्र स्थित थे वो किससे संबंधित थे? तो वो संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। वस्त्र उत्पादन से ये केंद्र संबंधित थे, क्योंकि गुप्तों का अगर देखा जाए मेन व्यापार जो था वस्त्रोद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग रहा था, तो वस्त्र उत्पादन से ये क्षेत्र संबंधित थे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? कौन अपनी आयुर्विज्ञान मतलब जो आयुर्वेद है, औषधियों का जो ज्ञान रहता है, उसकी रचना के लिए कौन जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है सुश्रुत। डी बिल्कुल सही उत्तर है सुश्रुत को जाना जाता है आयुर्विज्ञान की रचना के लिए। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र में संबंध नहीं है? कौन प्राचीन जो आयुर्वेद शास्त्र है उससे संबंधित नहीं है? तो यदि हम बात करें धन्वंतरी की, तो जी हाँ, आयुर्वेद से ये संबंधित थे। चरक, जिनकी चरक संहिता है जो औषधियों और आयुर्वेद से ही संबंधित है, तो ये भी संबंधित थे। सुश्रुत भी संबंधित थे। बात करें भास्कराचार्य की, तो ये संबंधित नहीं थे। ये कौन थे? ये एक खगोलज्ञ और गणितज्ञ थे और इनकी रचना लीलावती, तो गणित की कितनी बड़ी रचना है, लीलावती इनकी रचना है और ये गणित की बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भास्कराचार्य की एक अन्य पुस्तक है जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? चंद्रगुप्त के दरबार में मैंने बताया था कि 9 रत्न थे, उनमें पूछ रहे हैं कि फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? तो इनका नाम था, जो फलित ज्योतिष से संबंधित थे वो थे शपड़क। ये फलित ज्योतिष से संबंधित थे। बाकी इनके दरबार में वररुचि भी थे, अमर सिंह जिन्होंने अमर कोश की रचना की थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो आप सोचेंगे कि शायद निष्क हो सकती है या पण हो सकती है, लेकिन नहीं। गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा है वो है दिनार। इसे दिनार कहा गया है। फाहियान ने इसको दिनार बताया है और इसके साथ साथ ये भी बताया है कि लोग दैनिक जो क्रय विक्रय होता था उसमें कौड़ियों का प्रयोग करते थे। दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे और दिनार जो थी वो एक स्वर्ण मुद्रा थी। प्रश्न संख्या 20, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का क्या नाम था? कि रजत मुद्रा कौन सी थी गुप्तकाल में? भाई दिनार तो हमने देख लिया कि दिनार कौन सी थी, तो दिनार तो हो गई स्वर्ण मुद्रा। बात करें रूपक की, रूपक ये रजत मुद्रा कहलाई। रूपक ही थी वो जो रजत मुद्रा थी। और अगर हम बात करें सिक्कों का, सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल जो गुप्त काल का था वो था राजस्थान का भरतपुर। भरतपुर से बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं और बहुत अच्छे सिक्के गुप्त काल के हमें प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से गुप्त शासकों ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? कौन सा वो गुप्त शासक था जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? भाई गुप्त शासक तो कई सारे हुए, लेकिन सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। हालांकि इनसे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त हुए थे शासक, परंतु सबसे पहले सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए और उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी सिक्के जारी किए थे, जिसमें इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की प्रतिमा का अंकन किया गया है। तो इस तरह के इनके सिक्के रहे थे। इसके बाद
प्रश्न संख्या 22 कहता है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। यहाँ स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे, तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। और यदि हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो ये उच्च वर्ण के जो लोग होते थे उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। तो आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्त्री और शूद्र दोनों को निकृष्ट वर्ग का माना गया था कि वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो उच्च वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, तो इन्हें उच्च वर्ण में शामिल नहीं किया गया है। स्त्रियों की स्थिति हर जगह दयनीय ही रही प्राचीन भारत में, सिर्फ ऋग्वैदिक काल को छोड़ दिया जाए तो। प्रश्न संख्या 23, बाल विवाह की प्रथा कहाँ से प्रारंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो बाल विवाह की यदि हम बात करें तो कुषाण काल से। जी हाँ, कुषाण काल से बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। यहाँ पर स्त्रियों का उपनयन संस्कार समाप्त कर दिया गया था और कहा गया कि स्त्रियों की जो विवाह की आयु है उसे 8 वर्ष से 10 वर्ष तक कर दिया जाए, कि इस 8 से 10 वर्ष की आयु में स्त्रियों का विवाह करा देना चाहिए। कन्या का विवाह 8 से 10 वर्ष तक यहाँ उपयुक्त माना गया। तो यहाँ बाल विवाह की प्रथा देखने को हमें मिली। प्रश्न संख्या 24 कहता है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो है एरण अभिलेख। एरण से जो प्राप्त हुआ अभिलेख है जो कि 510 ईस्वी का है, 510 ईस्वी का है, जिसमें यह अभिलेख 510 ईस्वी का है और इसमें गोपराज नामक एक सेनापति की स्त्री के सती होने का प्रमाण मिलता है। गोपराज नाम का एक सेनापति है जिसकी जो पत्नी थी उनके सती होने का प्रमाण हमें इस एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। वो कौन से वंश का शासक था जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम या गांव अनुदान में, मतलब दान में दे दिए। तो वो थे गुप्त वंश के शासक। इन्होंने मंदिरों के लिए और ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे गांवों को दान में दिया, भूमि अनुदान में दी, और इसके उल्लेख हमें इनके जो लेख मिले हैं उनसे पता चलता है। प्रश्न संख्या 26 कहता है कि किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। तो अब मैं आपको गुप्त काल पढ़ा रही हूँ तो आप सोचेंगे कि गुप्त काल से होगा इसका उत्तर, परंतु नहीं, ना ही गुप्त काल में, ना ही मौर्य काल में और ना ही चोल काल में। इन तीनों ही कालों में इनमें से किसी में भी स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी नहीं थी। हर जगह, जब केवल ऋग्वैदिक काल एक ऐसा काल था जहाँ स्त्रियों की स्थिति अच्छी रही थी। बाकी प्राचीन भारत के इतिहास में कहीं भी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं रही थी। तो पुरुषों से बराबरी की तो फिर तुलना भी नहीं की जा सकती है। जहाँ स्त्रियों की स्थिति निकृष्ट रखी गई वहाँ उनकी तुलना कैसे की जा सकती है। आज भी समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि वो आने का प्रयास कर रही हैं, निरंतर वो आगे आने का प्रयास कर रही हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उनकी स्थिति को कमज़ोर बना ही दिया जाता है। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। भूमि राजस्व की जो दर थी वो क्या थी। तो भूमि राजस्व की जो दर थी वो उपज का छठा भाग थी। उपज का जो छठा भाग था वो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर थी। इसे ऐसे ही याद रखना है, 1/6 ये भूमि राजस्व की दर थी, वो भी गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था। तो इसे कहा जाता था विदक भागम। विदक भागम सिंचाई कर को कहा जाता था। अगर हम हिरण्य की बात करें तो ये मौर्य काल में लेने वाला जो नगद कर था वो होता था। अगर हम बात करें उपरनिका की तो ये उन किसानों की भूमि थी जो स्थायी रूप से नहीं रहते थे, अस्थायी रूप से रहते थे किसान। ये उनकी भूमि पर जो कर था वो लिया जाता था, उसे उपरनिका कहा जाता था। इन सभी शब्दों का अर्थ मैंने
अपने नोट्स में बहुत अच्छे से आपको बताया है, इसीलिए आप नोट्स बनाइए और उसके बाद इन प्रश्नों को करिए, तब इनको करने में आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 29 कहता है कि तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोहे के यंत्रों के लिए और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। लोहे के यंत्र और उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 30 और आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये कहता है कि तोरमाड़ किस जातीय दल का था? राजा तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो ये था हूण वंश का। ये हूण वंश का ये वो दूसरा नेता था जब दोबारा इसने आक्रमण किया था स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद। और इन सभी तथ्यों को विस्तार पूर्वक मैंने पढ़ाया है। आप नोट्स बनाते रहिए और तथ्यों को जो भी मैं पढ़ाती हूँ उन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। क्या कारण रहे, क्यों ये युद्ध हुए, क्यों किसी साम्राज्य का पतन हो गया, उन सभी कारणों को, घटनाओं को बहुत अच्छे से मैंने कराया है। इसीलिए आप नोट्स ज़रूर बनाइए और विस्तार से जो वीडियो कराई है मैंने उन्हें ज़रूर देखिए। तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।